तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग की तरफ एक रेड ऑरा बढ़ती है। अब आगे और स्टोरी की शुरुआत में हमें एक नोबेल मनी करके गंदा सा नाम सुनने को मिलता है। बट ये जो भी बंदा था ये रैंक 6 रीजन से था और इसे रूथलेस कहा जाता है। ये बेसिकली क्लियर फ्लावर सेक्ट का एक एल्डर था या है बोल सकते हो। पावर लेवल निर्वाणा शैटरर अर्ली फेज। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 1000 साल पहले किसी छोटे से सेक्ट ने इसके एक डिसाइपल को मार दिया था। फिर इसने पूरे सेक्ट को ही तबाह कर दिया था। हालांकि इसमें इसके कुछ दोस्तों ने साथ दिया था और उसी बैटल के बाद से यह बंदा काफ़ी फेमस हो गया था। और इस समय इसके चेहरे पर एक अलग भाव था। ये एक पाइथन के ऊपर बैठा हुआ था और पीछे पीछे इसके क्लियर फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल्स थे। और ये उसी क्लू के बारे में सोच रहा था कि क्या वो सच में सही है। तो इसकी भी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा थी। इन्हें भी बेसिकली कुछ महीने पहले निर्वाणा वॉइड पिल के बारे में कुछ पता चला था। और खास करके वो जेड जिसकी मदद से आप हेवन ब्रेकिंग सेक्ट के कोर डिसाइपल बन सकते हो। और इसको पता था कि 18,000 साल पहले एक घटना हुई थी क्लाउड सीम में। उस समय हेवन ब्रेकिंग सेक्ट रैंक 8 का सेक्ट हुआ करता था। अब तो फिलहाल वो रैंक 9 लेवल पे है। और उस घटना के 2 महीने बाद ही वो रैंक 9 में शायद मूव कर गए थे। और उस समय क्या हुआ था, उन्हें एक स्पेशल क्रैक मिला था जहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो हेवन ब्रेकिंग सेक्ट वालों ने बहुत सारे कल्टिवेटर्स इकट्ठा किए थे उस क्रैक में जाने के लिए। और कुछ ऐसे भी एल्डर्स थे जो कि हेवंस ब्लाइट लेवल पे थे। हालांकि वो अंदर चले जाते लेकिन बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। और उन्हें आखिरी में मिलता क्या है, एक लाश। उस लाश के आसपास 3 चीजें थी, एक पिल, एक ब्रोकन स्वर्ड और एक बीस्ट बोन का टुकड़ा। और इसे पाने के बाद वो लोग एकदम क्रेजी हो गए थे, स्पेशल क्रैक से वापस आ रहे थे। क्योंकि ये जो मैटर था, अगर ये लोग सही काम कर जाते तो एक रैंक 9 का गॉड सेक्ट है तो ये उसको टक्कर दे सकते थे या उससे ऊपर भी जा सकते थे। लेकिन उस भीड़ में एक धूर्त आदमी भी था, मतलब अपनी ही टीम में धोखा देने वाला बंदा। और न्यूज़ फैल गया जिसकी वजह से जो भी रैंक 8 रीजन के सेक्ट थे, यानी रैंक 8 रीजन वाले, सब इनके पीछे पड़ गए। अब लेकिन हेवन ब्रेकिंग सेक्ट भी काफ़ी स्ट्रांग थे। वो पूरे जो रैंक 8 रीजन वाले बंदे थे उनसे बैटल करते हैं। और इस बैटल में रैंक 7 वालों को भी शामिल होना पड़ता है, साथ में रैंक 6 वालों को भी, इवन रैंक 5 के भी कुछ कल्टिवेटर्स को आना पड़ता है। क्योंकि भाई अगर टॉप लेवल वाले बंदे बुलाएंगे तो आपको जाना तो पड़ेगा। और इस बारे में सोच करके नोबेल मनी अभी भी थोड़ा सा, मतलब कि यार क्या बैटल था वो, ऐसा सोच रहा था ये। लेकिन उस मैटर की वजह से एक रैंक 9 के जो रीजन वाले लोग थे वो लोग इसमें इंटरफियर करते हैं। तो हेवन ब्रेकिंग सेट को बटना पड़ता है कुछ भागों में। अब हेवन ब्रेकिंग सेट वाले, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इस बात पे मान जाते हैं कि हम स्पेल को ट्रेड कर देंगे और ब्रोकन स्वर्ड को, ताकि हम जिंदा तो रहें। लेकिन एक दूसरा हिस्सा हेवन ब्रेकिंग सेट का ही उस बीस्ट बोन को नहीं जाने देता है और वो इसके लिए लाइफ और डेथ बैटल करने को भी तैयार थे। फिर पता नहीं चलता कि मतलब उन लोगों के साथ क्या हुआ। बीस्ट बोन भी गायब हो गया था और पिल रेसिपी भी। किसी को ये लगता था कि शायद रैंक 9 के किसी बंदे ने, रीजन वाले किसी भी कल्टिवेटर ने ले लिया होगा। और किसी को ये लगता था कि हेवन ब्रेकिंग सेट का जो दूसरा हिस्सा था जो कि इसके लिए बैटल कर रहा था, शायद वो उनके पास था। आखिर में कुछ नहीं पता चला था, ये रहस्य रह गया था। लेकिन अचानक से 18,000 साल बाद फिर से इसका क्लू निकला था। क्लियर फ्लावर सेट वाले यही चाहते थे कि ये जिस दिन उस बीच बोन वगैरह को पा लेंगे वो किसी पावरफुल रैंक 8 के सेक्ट से एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब अच्छी खासी चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए क्लियर फ्लावर सेक्ट ने सबसे पहले शी लुओक्सिंग को भेजा था 19 डिसाइपल्स के साथ, क्योंकि वो स्ट्रांग भी है और बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। निर्वाणा क्लिंजर के लेट फेस को ठीक ठाक ही मानते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को शक भी नहीं हुआ था। और नोबेल मनी को भी पता नहीं था कि शी लुओक्सिंग जिंदा है कि नहीं। तो ये बस यही सोच रहा था कि शी लुओक्सिंग बस जिंदा रहना। और इसी समय नोबेल मनी को एक कल्टीवेटर दिखता है, मतलब ये अपने डिवाइन सेंस से उसे ऑब्जर्व करता है। और ये कल्टीवेटर 1000 फीट के ब्लैक एप के ऊपर बैठकर आगे निकल रहा था। और क्योंकि ये जगह काफी दूर था वाइल्ड कॉन्टिनेंट से, तो नोबेल मनी उतना ध्यान नहीं देता। बट जाते जाते फिर भी इस बंदे पर इसकी नजर थोड़ी बहुत तो थी। वांगलिंग थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। इसका कल्टीवेशन थोड़ा अलग था, मतलब नॉर्मल लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे, तो शक ज्यादा बढ़ने के चांसेस थे। तो ऑरा ऐसे फैलाता है कि इसका पावर लेवल निर्वाणा स्क्रायर के मिड फेज में लगे। और एक्टिंग ऐसे करता है कि थोड़ा सा डर गया है। और नोबेल मनी को ये लगता है यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड कॉन्टिनेंट हैं और ये बंदा जहाँ से आ रहा है शायद ये वो लोकेशन नहीं है। पर तभी इस दौरान एक लाइट और चमकती है। बेसिकली इसके अंदर जेड मैसेज था जो कि बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकता है। और ये वांगलिंग के बगल से गुजरता है और ये सीधा नोबेल मनी के हाथों में आता है, जो कि अभी ज्यादा दूर नहीं निकला था। नोबेल मनी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और जैसे ही इस मैसेज को ये पढ़ता है, इसकी पूरी रूह कांप जाती है। पीछे से जो कल्टिवेटर्स आ रहे थे क्लियर फ्लावर सेट के, ये उनका मैसेज था
कि सी लुओक्जिंग मर चुका है, क्योंकि जो मतलब सेक्ट के अंदर में एक टैबलेट लगा रहता है वो फूट चुका था। नोबल मनी को फिलहाल गुस्सा आता है और फिलहाल इसकी नज़रें वांगलिंग पर दोबारा से पड़ती है और इसका सब पे शक जाता है, चाहे वांगलिंग हो या जो भी लोग यहाँ पर आए हो। सीधा सीधा हजार निर्दोष लोगों को मार देगा, लेकिन किसी एक को बच के तो नहीं जाने देगा जिस पर यह शक कर सकता था। और ये बोलता है कि इसको फिर वाइल्ड कॉन्टिनेंट लेके चलो अपने डिसाइपल से। तो फिलहाल 8 एक कल्टिवेटर जाते हैं, जिनमें से 6 कॉर्पोरियल यांग पर थे और 2 निर्वाणा स्क्रायर पे। और ये वांगलिंग से बोलते हैं कि आपको चलना पड़ेगा। अब वांगलिंग ब्लैक एप के साथ तो जा नहीं सकता था, क्योंकि वहां के बीच फिर इसके पीछे पड़ जाएंगे और फिर इस बंदे को पूरा यकीन हो जाएगा कि वांगलिंग वहीं से आ रहा है। और उसके बाद ये वांगलिंग के स्टोरेज स्पेस को चेक कर सकते हैं। अब वांगलिंग का किलिंग इंटेंट बढ़ता है, क्योंकि ये जा नहीं सकता था, तो ब्लैक एप को थोड़ा आगे जाने को बोलता है। टोटल ये 18 लोग थे। अगर वो नोबेल मनी को छोड़ दे जो कि निर्वाणा शैटरर पे है, तो बाकी 17 निर्वाणा क्लिंजर अर्ली फेज और उसके नीचे लेवल पे है। तो वांगलिंग का एक ही मकसद था कि इन्हें जल्दी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं है, पीछे से और सेक्ट वाले लोग आ सकते हैं। और वांगलिंग तुरंत ही कॉल द विंड को एक्टिवेट करता है। 5 ड्रैगन्स, ये जो 5 लोग आ रहे थे या जो भी लोग, उन पर चार्ज करते हैं। और इधर पीछे जाके थोड़ा सा ब्लैक एप ये भी अपने मुक्के मारना शुरू करता है। वांगलिंग सीधा निर्वाणा स्क्रायर के बंदे पर अटैक करता है और एक ही फिंगर अटैक में इसे निपटा देता है सीधा, क्योंकि थर्ड आई को टच करता है तो सोल ही कोलैप्स कर जाता है और रुकता नहीं है। ये मतलब पानी की तरफ फिसलते हुए एक के बाद एक को मारते जाता है। और वो जो कॉर्पोरियल यांग के बंदे थे उन्हें तो कॉल द विंड ही निपटा देता है। तो टोटल 7 लोग मर चुके थे। वांगलिंग 2 को मार चुका था और उनमें से एक को शायद ब्लैक एप ने मारा था मस्त वाले पंजे से। और 8 एक साथ मरते, मतलब इतना फास्ट था। नोबेल मनी जो कि ऐसा बोल के आगे निकल गया था, वो शॉक्ड हो जाता है, पलट के देखता है। पर अब इसका गुस्सा बढ़ जाता है, इसे डाउट हो जाता है कहीं ये वही तो बंदा नहीं। और वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी होती, मतलब दोनों अगर मर्ज होते तो ये निर्वाणा शैटर का बंदा भी कुछ नहीं था। लेकिन अब ये कर भी क्या सकता था। पर वांगलिंग का एक ही मकसद था फिलहाल कि बाकी जो 9 लोग हैं इस निर्वाणा शैटर को छोड़ के इन्हें जल्दी से मार दो, ताकि लास्ट में 1v1 हो जाएगा। और इस समय इसकी स्लॉटर ऑरा फैलती है। लेकिन तब तक नोबेल मनी इसके स्पेल्स को काउंटर कर देता है और वांगलिंग खून की उल्टी करता है। अब वांगलिंग अपने लेफ्ट आई से सी ऑफ फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और इस सी ऑफ फ्लेम्स के दायरे में 3 लोग तुरंत ही आ जाते हैं और चीखते हुए मारे जाते हैं। बचते हैं 6 लोग जिनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वांगलिंग का भी चेहरा थोड़ा पीला पड़ चुका था। ये चेस करने वाला था, बट नोबेल मनी फिर करीब आता है। इसके हाथ में एक ब्लैक स्पीयर था जिसको लेकर ये वांगलिंग पर चार्ज करता है। अब वांगलिंग देखता है वो 6 लोग भाग रहे हैं, नोबेल मनी करीब आ रहा है और कल्टीवेशन गैप काफी ज्यादा है नोबेल मनी का इसके साथ। वांगलिंग तुरंत ही सीलिंग स्टैम्प निकालता है और ये तुरंत ही वो जो स्पीयर था उससे सीलिंग स्टैम्प टकराता है विद अ बैंग। हालांकि वांगलिंग खून की उल्टी करता है, लेकिन नोबेल मनी को भी पीछे हटना पड़ता है। लेकिन जब ये पीछे हटता है तो एक कल्टीवेटर जो कि भाग रहा था उसके करीब पहुंचता है और उसके सर को एक्सप्लोड करा देता है। तो बस बचते हैं 5 और। अब वांगलिंग 5 क्रिस्टल स्वॉर्ड्स बनाता है रेन ड्रॉप्स की मदद से और इन 5 की तरफ भेज देता है। इधर नोबेल मनी फिर से आगे आता है और एक कुछ व्हाइट विस्क निकालता है, मतलब कोई वेपन होगा। एक लॉ इसके अंदर रहता है और वांगलिंग पर ये चार्ज करता है। अब वांगलिंग लेफ्ट आई को फिर से एक्टिवेट करता है। इसके बॉडी पर वर्मिलियन बर्ड का आर्मर आ जाता है और ये जो व्हाइट लाइट्स इसकी बॉडी से टकराती है। हालांकि ये फिर से खून की उल्टी करता है, लेकिन इसे संभाल लेता है। ओरिजिन सोल इसका डैमेज हो चुका था और वो जो लाइट्स निकल रही थी व्हाइट कलर की, एक इसके पैर को थोड़ा काट देती है, तो वहां पर ब्लड आ रहा था। अगर आर्मर नहीं होता तो भाई अपने मर चुके होते। इधर वांगलिंग ने जो संबंध रेन से 5 तलवारें बनाई थी वो उन 5 लोगों को निपटा देती है। 4 को निपटा देती है और एक इस समय बच के भाग रहा था। उसने जेड को क्रश कर दिया था, अपने ओरिजिन सोल को बचाकर यहां से भागना चाहता था। बट वांगलिंग ऐसा कैसे कर सकता था, मतलब भागने कैसे दे सकता था। यह तुरंत ही स्टोरेज स्पेस को खोलता है, डेविल को निकालता है और बोलता है उसको जाके मारो, अगर वो नहीं मरा तो तुम मरोगे। अब ऐसा सुनने के बाद डेविल तो जाना ही था ना। और इसी दौरान स्टोरेज स्पेस खुलता है तो फीमेल कॉप्स भी बाहर आती है। ये सीधा जो बीस्ट स्पिरिट्स थे इन लोगों के, मतलब ये जो भी लोग आए थे बीस्ट के ऊपर बैठ के आए थे, तो उनके पीछे जाती है। और वांगलिंग अब सोचता है कि काश मेरी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर होती तो इस बंदे को मारना भी बहुत आसान था। लेकिन फिलहाल ये सेलेस्टियल स्टैम्प की तरफ देखता है और एक सोल फ्रैगमेंट उसमें से चमकता है। और जैसे ही चमकता है इसमें से 2 सोल्स बाहर निकलते, एक मास्टर वॉइड का और दूसरा ऑल सीर का। 2 अवतार्स क्योंकि अब फ्यूज हो चुके थे। और इन्हें देख करके नोबेल मनी का भी चेहरा बदल जाता है कि यार इस बंदे के पास इतने पावरफुल स्पेल्स, क्योंकि वांगलिंग ने बहुत कम समय में इसके कोर डिसाइपल्स को मार दिया था। और इसने नोबेल मनी कितना भी ट्राई करता है वांगलिंग को मार नहीं पाया था। और खास करके इन 2 डेड सोल्स को देखकर ये और हैरान था। वांगलिंग जानता था बैटल को ये लंबा नहीं कर सकता, नहीं तो ये खुद मरेगा। अब इधर मास्टर वॉइड और ऑलसिर आगे बढ़ते हैं और वांगलिंग आयरन स्वॉर्ड को निकालता है। आयरन स्वॉर्ड जैसे ही निकलता मानो स्टार्स ट्रेम्बल कर रहे हो। फॉग भी जो आसपास रहता है वो अपने आप थोड़ा दूर हटने लगता है, मानो एक पावरफुल फोर्स आसपास अपना अधिकार दिखा रही हो।
नोबल मनी का चेहरा और बदल जाता है कि स्यूडो निर्वाणा वॉइड ट्रेजर। अब इसके अंदर लालच भी आता है, डर तो था बट लालच भी आता है, और ये अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करता है। वांगलिंग की हालत खराब थी क्योंकि वो जो अटैक थे पहले वाइट वाले, इसके बॉडी के अंदर मानो एक लॉ पावर था जो कि इसको अंदर से कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। लेफ्ट एग या राइट लेग में से कोई एक तो इंजर्ड था। ओरिजिन सोल भी थोड़ा डैमेज हो चुका था। अगर एंशिएंट गॉड लेदर आर्मर नहीं होता तो शायद भाई का सोल कोलैप्स तो कर ही जाता। साथ में अगर वर्मिलियन बर्ड का पावर ना होता, क्योंकि वांगलिंग के बॉडी के अंदर फायर और थंडर दोनों के थोड़े थोड़े लॉस हैं जो कि अभी तक इसे बचा के थे। नॉर्मल मनी भी इन दोनों बंदों से बैटल कर रहा था और हैरान था कि यार निर्वाणा क्लिंजर का बंदा और इतने पावरफुल सोल्स। वांगलिंग चाहे तो ये बैटल जीत सकता है, मतलब इजीली जीत सकता था, बट समय लगता अगर मास्टर वॉइड और ऑल सीर इससे बैटल करे तो नोबल मनी से लंबे समय तक। बट कब तक ये इन्हें कंट्रोल कर पाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम था। अब वांगलिंग अपने आयरन स्वॉर्ड को देख रहा था और फिलहाल इसे फोकस करता है। एक बड़ा सा तलवार स्पेस में बनता है, मतलब इसका एक छाया बोल सकते हो या इल्यूजन बोल सकते हो, और नोबल मनी की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग आंखें बंद कर चुका था और आयरन स्वॉर्ड मानो इसे कंट्रोल कर रहा था, और एक और अटैक फिर से इसमें से निकलता है और वांगलिंग की ओरिजिन एनर्जी अच्छा खासा ये सोख रहा था, और 13 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स वांगलिंग इस समय कर देता है, एक के बाद एक काफी फास्ट। और उधर नोबल मनी बैटल में भिड़ा हुआ था उन दो बंदों से। नोबल मनी को भी नहीं लगा था, ठीक है ये जो ट्रेजर था वो निर्वाणा वॉइड का है, स्यूडो निर्वाणा वॉइड का, बट स्यूडो निर्वाणा वॉइड में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं और ये शायद सबसे टॉप लेवल का था। अब इसे समझ में आता है। और वांगलिंग रखते रखते 6 और टाइम्स फिर से स्ट्रोक करते तो टोटल 19 स्ट्राइक्स हो जाते हैं और वांगलिंग की 60% और खा लेते हैं। और वांगलिंग बोलता है चॉप। और ये जो 1900 स्ट्राइक्स थे मानो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और नोबल मनी को समय नहीं मिलता। ये तलवार की जो स्लैसेस थे इसकी बॉडी को भेदने लगती है, ये चीखता है, इसका ओरिजिन सोल यहाँ से निकल जाता है। विस्क ट्रेजर इसके पास था और भाग रहा था ये, इसके अंदर काफी डर था, और इसे अब समझ में आ जाता है कि शी लुओक्जिन को मारने वाला यही होगा पक्का। और ये कौन से सेक्ट से है इतना पावरफुल ट्रेजर्स, कहीं ऐसा तो नहीं ये रैंक 8 रीजन का है। यही सब ये सोच रहा था। इसे मालूम था पीछे से इसके सेक्ट के और लोग आ रहे हैं, बस इसे उतना समय तक बचना है। वांगलिंग भी एकदम, इसका चेहरा पीला पड़ चुका था। इसके लेफ्ट आई में फिर से फ्लेम चमकता है और पूरे एरिया को सी ऑफ फ्लेम से ये घेर लेता है और बोलता है 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके आसपास 9 फ्लेम्स के लेयर प्रकट होते हैं। वांगलिंग की बॉडी मानो फ्लेम के साथ जल रही हो। ये काम तो ज़ायोयान भी नहीं कर सकता जो कि मेरा लड़का है, मतलब बर्निंग जैसा, बर्निंग मैन जैसा ये दिख रहा था। अगर आपने वो घोस्ट राइडर देखा होगा तो कुछ वैसा। मैं भी जो नॉवेल लिख रहा हूँ उसमें कुछ एक ऐसा ही कैरेक्टर ले रहा हूँ, बट वो अलग होगा। वांगलिंग के जैसा इतना रूथलेस नहीं बनाऊंगा, उसको थोड़ा सा यारों का यार बनाऊंगा, और लेकिन प्यार जो उसका एक ही बंदे से होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब नोबल मनी जब इन फ्लेम्स को देखता है तो भाई इसकी पूरी फट जाती है। ये अपने ओरिजिन सोल को एक्सप्लोड करने जाता है। इसकी आंखों में एक पागलपन था कि भाई मैं तो मरूंगा, तुम्हें भी ले मरूंगा। बट ये दिमाग लगाता है कि मैं अपने पहले हाथों को एक्सप्लोड करूंगा, क्योंकि जब निर्वाणा शैटर पे आप पहुंच जाते हो तो अपने अलग अलग बॉडी को एक्सप्लोड कर सकते हो, बॉडी पार्ट्स को। और ये अपने विस्क ट्रेजर को भी एक्सप्लोड करता है और ये सभी पावर्स वांगलिंग की तरफ चार्ज करता है। बट क्योंकि इस समय वर्मिलियन बर्ड थी स्पेस में तो उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है, और नोबल मनी का जो सोल था वो और वीक होते जाता है। ये भागता है। इस दौरान ये अपने हाथों से एक मिस्टीरियस रून बनाता है और जो पाइथन था उसका सोल इसके सामने प्रकट होता है, और नोबल मनी एक गहरी सांस लेता है। मतलब इसने अपने लाइफ बीस्ट स्पिरिट का भी सोल एब्जॉर्ब कर लिया था, और उसके बाद तेजी से भागता है। वर्मिलियन बर्ड गायब हो जाती है, वांगलिंग प्रकट होता है। अब इसके चेस्ट में भी वो सफेद इसकी हड्डियों को देखा जा सकता था। ये नोबल मनी को भागते हुए देखता है, किलिंग इंटेंट 7वें आसमान पर था, और ये बोलता है कि ऑल सीर के सोल मेरे डिवाइन सेंस के साथ मर्ज हो जाओ। और ऑल सीर इस समय इसके थर्ड आई में एंटर करते हैं। वांगलिंग की आंखें शांत हो जाती है जैसे कि ऑल सीर के साथ होता था, मतलब ऑल सीर एकदम काम रहते थे, कुछ वैसा। जब से इसने किंगलिंग की बॉडी को यूज किया था, मतलब वो इसे मिल चुका था थोड़े समय के लिए, और बाईफान के इसके स्पेल की समझ बढ़ चुकी थी। मैजिक आर्सेनल की वजह से ये थर्ड डोमेन की तरफ बढ़ रहा था। तब से वांगलिंग सोल को फ्यूज भी कर सकता था दूसरों के। और वांगलिंग अपने हाथ को बढ़ाता है और यूज करता है अटैक हेवनली फेट फिंगर, मतलब कि जो ऑल सीर का अटैक है। तो दोनों के पावर मिक्स थे। अब इधर नोबल मनी कितना भी ट्राई करता है, हेवनली फेट फिंगर बहुत पावरफुल था, इसके सोल को निपटा देता है और साथ में खुद भी गायब हो जाता है। माहौल शांत हो जाता है और वांगलिंग फिलहाल यहाँ से अब निकलता है, और यही सोच रहा था यार अगर मेरी ओरिजिनल बॉडी होती तो ये बैटल इतना डिफिकल्ट नहीं होता। मुझे जल्दी से 3 ट्रायल्स और 7 कैलामिटीज को पार करना पड़ेगा। क्या मेरी बॉडी झेल पाएगी? फिलहाल इसे काफी पेन हो रहा था। समय बीतता है, 5 दिन और निकल जाते हैं, और वांगलिंग के सामने अब इसे मोलुओ कॉन्टिनेंट नजर आता है। और आसपास से जो भी कल्टीवेटर्स आ रहे थे इसे पता था किधर से आ सकते, तो उस हिसाब से ये दूसरा डायरेक्शन पकड़ता है। समय के साथ सील ओक्सिंग मर चुका है और नोबल मनी मर चुके हैं, ये चीज हर जगह फैलने लगती है।
तो फिलहाल जिसने मारा था उसे सभी लोग ढूंढ रहे थे, खास करके क्लियर फ्लावर सेक्ट वाले। और ज्यादातर लोग 5 पॉइजन सेक्ट को टारगेट करते हैं। अब पॉइजन सेक्ट वाले भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो फिलहाल रैंक 5 के रीजन पे काफी लोग आने लगते हैं। वांगलिंग फिलहाल ओरिजिन सेक्ट की तरफ बढ़ रहा था। इसे मालूम था कि रैंक 6 वाले अपना जो सर्च का दायरा वो बढ़ाएंगे। इसे जल्दी से अपनी ओरिजिनल बॉडी को रिकवर करना पड़ेगा, खुद को रिकवर करना पड़ेगा। फिलहाल ये सदर्न कोर्टयार्ड में प्रकट होता है। अब जुयून जो कि बैठी हुई थी वो चौंक जाती है, कुछ बोलने ही वाली थी, पर वांगले ये अपने हैंड साइन को ऐसा मूव करता है, मतलब हाथ को ऐसा। बहुत सारे हब्स प्रकट होते हैं और यहाँ पर एक पहाड़ जैसे बन जाते हैं और बोलता है मैं तुम्हारे हब्स तुम्हें लौटा रहा हूँ। और ये अपने कमरे में एंटर कर जाता है। और जुयून जब देखती है तो हैरान थी, इतने सारे हब्स, कुछ तो ऐसे भी जो कि मिलते भी नहीं है। और उसके बाद इसके टीचर भी इसे डांट लगाती है, मतलब पहले भी लगाई थी इसको, कि जब से वांगलिंग गया था कि अगर सीनियर सेंगन्यू वापस नहीं आया तो फिर देख लेना तुम, क्योंकि भाई पर्पल डाउ सेक्ट वाले भी कभी भी इन पर अटैक कर सकते थे। इधर वांगलिंग बैठ जाता है, कल्टीवेशन शुरू करता है। इसके बॉडी पर व्हाइट लाइंस दिख रही थी जो कि इसे घेरी हुई थी। ये लॉ पावर था। ये लगातार कल्टीवेट करते रहता है और व्हाइट लाइंस को अपनी बॉडी से निकालते रहता है। रास्ते में भी जब ये आ रहा था तब भी इन्हें ये निकाल रहा था। तीसरे दिन मतलब ओरिजिन सेक्ट लौटने के बाद सभी व्हाइट लाइंस को ये बाहर निकाल देता है। फिर ये अपने स्टोरेज स्पेस को खोलता है, पेल रेसिपी और बीस्ट बोन को बाहर निकालता है। और अब ये इन्हें स्टडी करने जा रहा था, पर तभी ये इन्हें रख देता है। सीधा अंडरग्राउंड की तरफ बढ़ता है कि यार वो ट्रायल्स भी तो होने वाले हैं मेरी मेन बॉडी के। तो देखो यार ऐसा है, एंशिएंट गॉड के ये 3 ट्रायल्स 7 कैलामिटीज होते हैं। ये कुछ वैसे ही हैं जैसे कि कल्टीवेटर्स के लिए 5 हेवेंस ब्लाइट आते हैं। मतलब अगर आप इन्हें सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो आप ऊपर निकल लोगे। तो जो पहला ट्रायल होता है उसकी 2 कैलामिटीज होती है, दूसरे और तीसरे ट्रायल की 3-3 कैलामिटीज होती है। और एंशिएंट गॉड के जो कैलामिटीज और ट्रायल्स हैं ये ज़्यादा टफ है। नॉर्मली क्या होता है कि पहला ट्रायल आपका 6 स्टार्स होने के बाद आता है, बट वांगलिंग ने क्योंकि किसी किसी को तो 7 स्टार्स पे आता है, टूसी को 8 स्टार पे आया था, तो वो आराम से इन्हें झेल गए थे। लेकिन जब वांगलिंग जैसा बंदा हो जिसने कि एंशिएंट गॉड की पावर को बेपरवाह यूज़ किया था डेमन स्पिरिट लैंड में, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पर टॉल आया था, तो ये जो कैलामिटीज बाद में आनी चाहिए थी वो पहले आ गई थी। तो फर्स्ट ट्रायल में जो 2 कैलामिटीज होती है उसमें से एक होता है बॉडी कैलामिटीज और दूसरा होता है फ्लैश। और अगर आपको याद हो तो वांगलिंग के जो जब ये वर्मिलियन बर्ड डिवाइन सेक्ट में था तो इसके नीचे की बॉडी में बस हड्डियां बची थी। अब तो ये धीरे धीरे ऊपर भी फैल रहा था। मतलब आपकी बॉडी गलती रहेगी, शरीर में कोई भी चमड़ी या ब्लड भी नहीं बचेगा। उसके बाद फर्स्ट कैलामिटी आएगी, अगर आप सर्वाइव कर गए तो उसके बाद दूसरा शुरू होगा। और क्योंकि वांगलिंग के पास अब 2C का हार्ट ब्लड था तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इसकी जो मेन बॉडी थी उसके आसपास बस थोड़े थोड़े ब्लड दिखाई जा रहे थे और पूरी हड्डियां कंकाल था ये। अब इसका मेन मकसद ये था कि दोनों पेन शेयर कर सके ताकि समय निकल जाए। 3 दिन इधर और निकल जाते हैं और इसकी ओरिजिनल बॉडी का जो सफरिंग था वो बढ़ चुका था। और इन 10 दिनों में इसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी वो 10 गुना बड़ी हो चुकी थी, यानी 100 फीट का एक कंकाल जमीन के नीचे था। 3 दिन और निकलते हैं और इसकी बॉडी 3,000 फीट की हो जाती है और थोड़ा थोड़ा ब्लड अभी भी हड्डियों के बीच में फ्लो कर रहा था। और ये ब्लड 2C का हार्ट ब्लड था जो कि इसके ओरिजिनल बॉडी की हड्डियां इन्हें अब्जॉर्ब कर रही थी। और फाइनली फर्स्ट कैलामिटी खत्म हो जाती है। अब इसकी ओरिजिनल बॉडी शाइन करती है और वांगलिंग की जो हड्डियां थी सबसे पहले पैर की, वो एकदम चूरमा में बदल जाती है और अलग पेन होता है। और जैसे जैसे ऐसा हो रहा था वांगलिंग का अवतार भी इसका चेहरा पीला पड़ रहा था, क्योंकि पेन तो इसे भी हो रहा था। दोनों बॉडी कनेक्टेड है और अगर ओरिजिनल बॉडी मरेगी तो इसका अवतार तो मर ही जाएगा। बस इसको तब तक झेलना है जब तक कि इसकी हड्डियां फिर से बन नहीं जाती हैं। और जब ये हड्डियां बनेंगी तो पहले से काफी स्ट्रांग होंगी। तो हड्डियां बार बार मतलब राख में बदल रही थी, फिर बन रही थी, सेम प्रोसेस चलते रहता है। बट ये हमेशा से यही सोच रहा था भाई मैं मतलब मेरा अवतार हेवन डिफाइन कल्टीवेटर है, मेरी ओरिजिनल बॉडी ब्लड लाइन डिफाइंग है। मतलब ब्लड लाइन था नहीं इसके पास, बट फिर भी उसने अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी को बनाया था। तो भाई मेरे अंदर डिफाई का वर्ड है, मतलब किसी भी चीज़ के परे जाना, और मैं इसे रोक नहीं सकता। ये दहाड़ मारता है, इसकी ओरिजिनल बॉडी भी दहाड़ मारती है। आधा महीना निकल चुका था और इस समय जमीन के अंदर से वो बिजली कड़कने टाइप आवाज़ आ रही थी। पहले हल्की थी पर धीरे धीरे बढ़ते जाती है, मतलब दहाड़ की आवाज़। तो लोग काफ़ी डर रहे थे। तो ओरिजिन सेक्ट वाले लोग भी थोड़े टेंशन में आते हैं और इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, खास करके जैसे कि ली जियांगडोंग और लू युआनफे और बाकी 2 एल्डर्स। और इन्हें इतना तो समझ में आ जाता है कि औरा आ कहाँ से रहा है। ली जियांगडोंग अंदर जाना चाहते थे बट लू युआनफे इन्हें रोकती है। बट कब तक ये जो दहाड़े थी वो और इंटेंस होते जाती है और कॉन्टिनेंट के आसपास मतलब बाहर में अच्छा खासा ओरिजिन एनर्जी इकट्ठा हो रहा था। और आसपास मतलब यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आने लगे थे। पता नहीं उनके अंदर एक लालच आ रहा था, एक ऑरा उन्हें मानो अट्रैक्ट कर रही थी। बट फिर भी वो भी लोग डर रहे थे, जैसे कि रैंक 5 के, रैंक 6 के बीस्ट आ चुके थे। इवन कुछ कुछ तो रैंक 7 के भी बीस्ट आ जाते हैं। रैंक 7 मतलब निर्वाणा क्लिंजर के मिड फेज को बैटल कर सकता है। और फाइनली ली जियांगडोंग बोलता है कि जूनियर सिस्टर लू
हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कैसे यहाँ पर मतलब ओरिजिन एनर्जी इतना बढ़ते जा रहा है। बाकी दो एल्डर्स भी लू युआनफे की तरफ देखते हैं। अब लू युआनफे को मानना पड़ता है, क्योंकि यार अगर ऐसे चलते रहा तो रैंक 8 का भी बीस्ट आ सकता है, जो कि निर्वाणा क्लेंजर पीक पर होगा, और रैंक 9 का आ गया अगर तो वो निर्वाणा शैटरर लेवल पे। और फिलहाल अंडरग्राउंड की तरफ ये चारों लोग जाते हैं। दहाड़े नहीं और क्लियर सुनाई देती है, फ्लक्चुएशंस भी बढ़ते हैं और अलग प्रेशर ये सभी लोग फील करते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा था ब्लड बाहर आ जाएंगे। अब इन्हें लगता कोई ट्रेजर तो नहीं है, फ्लक्चुएशन इतना खतरनाक है। ली जुआनडोंग सबसे आगे चल रहा था, वो देखना चाहता था कि अंदर क्या है। जितना अंदर ये जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाता है। लू युआनफे कहती भी है मेरे हिसाब से हमें चले जाना चाहिए, बट ली जुआनडोंग मानने को तैयार नहीं था कि मैं देखना चाहता हूँ। अब दोनों एल्डर्स को भी फॉलो करना पड़ता है और लू युआनफे को भी। और जब ये ज़्यादा अंदर चले जाते हैं तो आवाज़ एकदम मानो बिजली की गर्जना के समान हो। और अब ये साउंड सुन सकते थे, मतलब हड्डियाँ जैसे टूटती हैं फिर बनती हैं कुछ वैसा। और एक आवाज़ आती है, इस जगह से जाओ। डिवाइन सेंस बहुत पावरफुल था, मानो इनके तरफ बवंडर के समान बढ़ता है। ली जुआनडोंग सबसे आगे था तो भाई एकदम पीछे जाके गिरता है, खून की उल्टियाँ करने लगता है और भागता है। बाकी दो एल्डर्स भी, उनकी भी बॉडी ट्रैम्बल करने लगती, खून के उल्टे करते हैं। ली जुआनडोंग हिम्मत जुटाता है कि कौन से ओरिजिन सेक्ट के एल्डर यहाँ पर कल्टिवेट कर रहे हैं। वांगलिंग की आवाज़ आती है, स्क्रैम। क्या ही क्या ही बोलूँ मैं, मतलब सीधा समझ लो गाली टाइप मारता है वांगलिंग। ली जुआनडोंग और पीछे जाके गिरता है, दोबारा खून के उल्टे करता है। अब उसकी हिम्मत नहीं होती है। बाकी भी दो एल्डर्स अंडरग्राउंड से बाहर फेंक दिए जाते हैं। लू यानफे का भी सेम हाल था। फिलहाल यानफे को ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये अपने ब्लड को पोसती है और बोलती है मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ पे शायद ग्रैंड अंकल हैं। अब तीन बोलते ग्रैंड अंकल मास्टर। अब ये वही वाली बात बताती है लू जिहाओ के बारे में। ग्रैंड अंकल मास्टर लू जिहाओ, नाम तो सभी ने सुना था पर देखा किसी ने नहीं था। इधर वांगलिंग की 3000 फीट बॉडी की पूरी हड्डियाँ शैटर्ड हो चुकी थी, बस राख पड़े थे और वहाँ पर थोड़ी बिजलियाँ मानो कड़क रही थी। खोपड़ी भी लगभग खत्म ही हो रही थी, और अगर ऐसा हुआ तो वांगलिंग अल्लाह को प्यारा। बट जो थोड़ी बहुत उसकी खोपड़ी बची थी वो कोलैप्स होते जाती है और हथेली के आकार की बस बचती है, और वो भी छोटी होते जा रही थी, एक उंगली के बराबर बचती है। वांगलिंग का जो अवतार था वो तुरंत ही स्टॉप स्पेल यूज करता है, लेकिन इस फोर्स को काउंटर करने की वजह से ये खून की उल्टी करता है, पीछे जाके गिरता है। लेकिन वो जो राखें खत्म हो रही थी, इस दुनिया से गायब हो रही थी, वो थोड़े समय के लिए रुक जाती है, और इतना काफी था। एंशिएंट गॉड की ऑरा थोड़ी समय के लिए ओरिजिन ऑरा को अट्रैक्ट करके अपनी बॉडी को रिकवर करने लगती है, और एक दहाड़ सुनने को मिलता है। और ये जो उंगली के बराबर का हड्डी बचा था अब वो 7 इंच बड़ा हो जाता है, और फिर नेचर से ऑरा एब्जॉर्ब कर ही रहा था धीरे धीरे 5 फीट का। ब्लैक लाइट भी चमक रही थी जो कि एंशिएंट गॉड बोन्स को डिस्ट्रॉय करने को दिख रही थी। ये था बोन कैलामिटी का पावर। देखो क्या हो रहा था कि ये जो कैलामिटी आई थी बोन वाली, ये हड्डियों को डिस्ट्रॉय कर रही थी और ओरिजिनल बॉडी हमेशा खुद को बना रही थी। अब कौन फास्ट चलता है, कितना आपका रिकवरी रेट अच्छा है, उतना आप रिकवर कर पाओगे। अगर वांगलिंग वही 8 स्टार का एंशिएंट गॉड होता तो इसका रिकवरिंग पावर ज़्यादा होता, तो जल्दी ये रिकवर कर सकता था। बट क्योंकि इसके पास मेरा आशीर्वाद था तो ये इसको बचना तो था ही। धीरे धीरे वांगलिंग की खोपड़ी बन जाती है, खोपड़ी में 2 आंखें दिखती, लाल रंग की चमक रही थी, और फिर आवाज आती है कि मैं एंशिएंट गॉड हूँ जो हेवेंस को डिफाई करता है। ये छोटा मोटा बोन कैलामिटी घंटा मेरा कुछ नहीं कर सकता। और धीरे धीरे इसका गर्दन बॉडी बनना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर मोलुओं का जो ये बैरियर था बाकी कंटिनेंट से बचाने के लिए, वो मानो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ओरिजिन एनर्जी काफ़ी तेज़ी से अंदर आती है बवंडर के समान। और जो भी यहाँ पर बीस्ट वगैरह हुए थे उनकी फट जाती है, वो भागने को देखते हैं। एक मानो वॉर्टेक्स बन जाता है, ब्लैक होल टाइप, जिसका सेंटर वांगलिंग का बॉडी था। पर अब इस समय इतनी ज़्यादा हो रहा तो बीस्ट वगैरह भी अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि रैंक 8 के बीस्ट अब यहाँ पर आने लगते हैं लालच के रूप में। और ये जो ओरिजिन एनर्जी का दायरा था पहले 50 किलोमीटर था, फिर 500 किलोमीटर था, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 5 लाख किलोमीटर से ये और आने लगती है। और इसमें फॉग भी मिक्स था। और स्टार फॉग के बारे में, मतलब ये फॉग के बारे में आज तक कोई नहीं जानता था ये आया कहाँ से, बट क्लाउड स्टार सी में है, बस इतना सबको पता था। लेकिन ये फॉग इसकी हड्डियों को बनाने में मदद करता है, इसे एक अलग फीलिंग आती है, बट इसे फिगर आउट ये नहीं कर पाता है। अब इसके पैर भी बन चुके थे तो बोन कैलामिटी को ये पार कर जाता है। अब बारी थी फ्लैश कैलामिटी की, मतलब वो जो चमड़ी मांस वगैरह बनने की, वो प्रोसेस शुरू होता है। वांगलिंग इसके लिए तैयार था, ये स्टोरेज स्पेस खोलता है अपना दूसरा वांगलिंग, मेन वाला मैं उसी को मानता हूँ, कल्टीवेशन वाला जो है। और उसमें से बहुत सारे क्रिस्टल्स निकालता है जो कि इसे लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में मिले थे, और ओरिजिनल बॉडी पर इसे फेंक फेंक के मारता है, तो उसके वजह से इसे एक फोर्स मिलते रहता है। अब इसकी ओरिजिनल बॉडी इन ब्लडी क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसका जो रिकवरी रेट था फ्लैश का भी वो भी बढ़ जाता है। और इन ब्लड क्रिस्टल्स को ये जो बीस्ट वगैरह भी थे वो भी फील कर सकते थे, वो उनके लिए भी सही था। तो इस समय जो बीस्ट थे वो काफी तेजी से इस तरफ बढ़ते हैं, ओरिजिन सेक्ट की तरफ। और इधर जो वांगलिंग था वो मेन वांगलिंग के साथ फ्यूज हो जाता है और अंडरग्राउंड से बाहर निकलता है। और उसके बाद ये जो बीस्ट थे इनका ये शिकार करना शुरू करता है, और इससे इस समय जो बीस्ट की वाइटैलिटी रहती है उसकी जरूरत थी, ताकि तब तो इसके फ्लैश जल्दी रिकवर होंगे। और इस समय वांगलिंग को दूर से ली जुआनडोंग
ये लोग देखते हैं कि ये आराम से रैंक 6 के बिश को एक मुक्का मारता निपट जाता है, तो और ज़्यादा इनकी फट जाती है। और फाइनली जब एक रैंक 8 का स्वॉर्ड लायन बिश दिखता है, जिसे कि वांगलिंग मार देता है, तो लू युआनफे भी हैरान थी। और वांगलिंग काफ़ी तेज़ी से एक-एक को निपटाते जाता है और उस रैंक 8 के बिश को ये एक पैर का किक मारता है और वो निपट जाता है। तो इन्हें समझ में आता है कि इनके अंकल मास्टर, ग्रैंड अंकल मास्टर ली जियाओ कितने पावरफुल हैं। और जियांडोंग सोचते हैं, अगर इतना पावरफुल है ये हमारे अंकल, तो हम रैंक 5 रीजन को तो आराम से डोमिनेट कर सकते हैं। इवन रैंक 6 के रीजन में भी ये नाम बना सकते हैं। और अगर इन्हें पता होता कि वांगलिंग अभी कुछ समय पहले ही नोबेल मनी को निपटा गया है, तो फिर ये क्या सोचते। 7 मिनट तक वांगलिंग इनका शिकार करता है। 5,000 किलोमीटर में जो भी पावरफुल बीच थे वो निपट चुके थे, और यहाँ का जो प्रोटेक्टिव बैरियर था वो फिर से रिपेयर हो जाता है। फिलहाल ये लोग वापस आ जाते हैं और लू युआनफे की मुलाकात ज़ोयून से होती है और ये बताती है कि ये पूरे हॉब्स अंकल मास्टर लेकर आया। जी ली जियांटोंग भी इन्हें देखते तो उन्हें विश्वास नहीं होता। इधर वांगलिंग की बॉडी अंदर वापस आ चुकी थी और उसका जो दूसरा ट्रायल था, मतलब सॉरी फर्स्ट ट्रायल का दूसरा कैलामिटी, वो भी लगभग खत्म होने वाला था। समय निकलता है, 3 दिन और निकल जाते हैं। वांगलिंग का जो चेस्ट था वो भी रिकवर हो चुका था। फ्लैश कैलामिटी खत्म हो चुकी थी। पहला ट्रायल ये पास कर चुका था। ओरिजिनल बॉडी आंखें खोलती है और एक ऑरा फैलती है। इसका स्किन पहले से काफी स्ट्रांग था, बोन्स तो पूछो ही मत। अब ये ट्रू एंशिएंट गॉड बन चुका था। पहले जैसे ये इनकम्प्लीट था, अब वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि इसे हार्ड ब्लड भी मिल चुका था और ये कैलामिटी भी पास कर चुका था। इसकी बॉडी रिफॉर्म हो चुकी थी और इसकी आंखों में एक और स्टार चमकता है, थर्ड आई पर। लेकिन फिलहाल ये थोड़ा डिम था, पूरी तरह से नहीं बना था, बट वांगलिंग के लिए बहुत सही था। यानी छठवां स्टार इसका बन रहा था। और ऐसा भी कहा जाता है, जब एंशिएंट गॉड के 6 स्टार्स बन जाते हैं, जब कंप्लीट हो जाते हैं शायद, तो वो अपना मून गेजर सरपेंट बना सकता है। फिलहाल ये अपनी ओरिजिन ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था और भाई ये मून गेजर बनाना भी शुरू कर देता है अंदर में इसकी बॉडी के। लंबे समय के बाद ये कोर्टयार्ड में फिर से प्रकट होता है, एक गहरी सांस लेता है, काफी खुश था। अब इसके लिए बहुत आसान था निर्वाणा शैटर के अर्ली फेज को यूं निपटाना, बट मिड फेज और लेट फेज में गैप काफी ज्यादा होता है निर्वाणा शैटर में, तो फिलहाल ये उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। ये बाहर निकलता है और 5 लोग बाहर खड़े थे। ये बोलता है आप लोग आ सकते हो अंदर। सबसे ज्यादा नर्वस जुयुन थे, जो कि लू युआनफे के बगल में खड़ी थी, और ली जियांडोंग इसे रेस्पेक्ट दिखाते हैं कि डिसाइपल आपको ग्रीट करता है, ग्रैंड अंकल मास्टर। मुझे पता नहीं था कि आप आ चुके हैं और मेरी गलती थी, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे आप पनिश भी कर सकते हैं। तो इनका फिलहाल बातें चलती है। और ये जो सदर्न एरिया था कोर्टयार्ड का, अब ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, कोई डिसाइपल एंटर नहीं कर सकते थे। और वांगलिंग के ऑर्डर पर इसे बहुत सारे हाई क्वालिटी के पिल रेसिपी भेजे जाते हैं, बट कोई भी वांगलिंग को उतना पसंद नहीं आता है। बस ये रेसिपीज को रखता है जो काम की थी और पिल्स को वापस भेज देता है। फिलहाल ये एल्कामी में लगा हुआ था। उधर जो सी लुओक्सिंग के मरने की खबर थी उसके बारे में लोग सर्च कर रहे थे। रैंक 6 के भी जो सेक्ट्स थे वो इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। रैंक 7 वालों को भी थोड़ा सा चौकसी में आना पड़ता। रैंक 8 भी इस समय थोड़ा प्रभावित हुआ था। और यहाँ पर एक काफ़ी डेंस एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर आपका डिवाइन सेंस, अगर आप निर्वाणा शैटरर भी हो तो 500 फीट के बाहर नहीं जा पाओगे। ये था रैंक 9 रीजन, जहाँ पर 7 कल्टीवेशन प्लेनेट थे और एक बैरियर इनके बीच में बना हुआ था। और पहले प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बिल्डिंग था और यहाँ पर एक वुमेन थे जो कि दिखने में बहुत सुंदर थे। बाल इसके थोड़े अलग थे, नीले कलर के। पूरे क्लाउड सी स्टार सिस्टम में इसके जैसा कोई नहीं था, मतलब नीले बाल वाला। और ये थे रैंक 9 के हेवन ब्रेकिंग सेक्ट की ली कियान में। और इस लड़की ने 5 साल की उम्र में कल्टीवेशन शुरू किया था। 7 साल में ये फाउंडेशन लेवल पे थी, 19 साल में कोर फॉर्मेशन, 26 साल में नासेंट सोल, 37 साल में सोल फॉर्मेशन, 45 साल में सोल ट्रांसफॉर्मेशन और 61 साल में एसेंडेंट लेवल। 100 साल कल्टीवेट करने के बाद ये इल्यूजनरी हिन लेवल के पीक पर थी। 300 साल बाद, सॉरी 400 साल बाद ये निर्वाणा स्क्रायर, और उसके 300 साल बाद निर्वाणा क्लिंजर के मिड फेज में, और 500 साल ट्रेन करने के बाद ये सबसे यंगेस्ट मेंबर थी निर्वाणा शैटरर कल्टीवेटर बनने में। पूरे हेवन ब्रेकिंग सेक्ट क्या, मतलब मैंने जितने लोगों को देखा है उनमें इसने 1300 साल के 100 साल के आसपास कल्टीवेट किया था, उससे थोड़ा ज़्यादा। और ये निर्वाणा शैटरर के फिलहाल लेट फेज में थी। और ली क्यानमे का नाम एक लेजेंड की तरह यहाँ पर लिया जाता था, मतलब वांगलिंग की उम्र की है, बट सोच लो आप। और फिलहाल इसे कोई बुलाता है तो ये वहाँ पर जाकर उन्हें ग्रीट करती है, अपने एंसेस्टर को। वो बोलते हैं कि सीमा मो का जो वो जेड था वो फिर से रैंक 5 के रीजन में दिखा है, तो ढूंढो किस बंदे के पास है, और जिसके पास होगा वो यहाँ पर एंटर कर सकता है। ली क्यानमो बोलती है ठीक है, और यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि स्टैचू के अंदर बैठे थे। इनकी बॉडी पे कुछ कुछ जगह सड़ने के निशान थे, और ये सोचते हैं कि सीनियर ब्रदर सीमा उस समय शायद टीचर गलत थे। स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो के साथ।